मुझे भी बता दे, हम भी हंस लेंगे। ये तू और परीक्षा आपस में जोक जोक खेलते रहते हो क्लास के बीच में, है ना? है ना परीक्षा? समझ आ जाता है मुझे। चलो इधर ध्यान दो, गप्पे मत मारो, इधर इधर फोकस करो। देखो भाई, हाँ जी, कहाँ था मैं? हाँ, सो मैं आपको बता रहा था कि होगा क्या भाई, जब जेड की डेथ हो गई तो ये थोड़ी ना कि जेड का जो भी हिस्सा बनता था हम उसको खा जाएंगे। हिस्सा तो देना पड़ेगा, उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? वो तो चला गया। उसके लीगल हायर्स को, लीगल हायर्स कौन होते हैं? जो जैसे सपोज करो जेड अगर खत्म हो गया, उसकी बीवी बच्चे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वारिस, कि वो विल में अगर लिख के गया है कि कौन है उसका वारिस, कि किसको उसका एसेट्स और उसके इनकम वगैरह मिलेगी, तो वो सारी चीजें हम उसको देंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गया? सो एट द एंड ऑफ द डे हमें निकालना तो पड़ेगा कि जो जेड है उसको उसके कितने पैसे बनते हैं। वही काम करना है बस। तो अभी तक आप जो कर रहे थे ऑलरेडी, वो तो करना ही है। रिटायरमेंट में क्या क्या करते थे तनीषा? रिटायरमेंट के केस में कोई अगर पार्टनर रिटायर होता था साल के एंड में, तो क्या क्या करते थे बेटा? सर उसका गुडविल का शेयर और कैपिटल उसे वापस देते। और कुछ नहीं देते थे, बस गुडविल और कैपिटल ही देते थे? नहीं, और भी जो भी क्या इंटरेस्ट क्या? ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जरूरत नहीं रिवैल्यूएशन। पड़ी आपको। अभी रिटायरमेंट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि आप ड्यूरिंग द ईयर यस नहीं कर रहे थे। आप उसको लेके चल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में वो रिटायर हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? तो इसलिए आपको बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आप क्या क्या कर रहे थे? अभी आप देखो, गुडविल की एडजस्टमेंट करते थे। एग्जिस्टिंग गुडविल है या न्यूली वैल्यूड गुडविल है, उसकी एडजस्टमेंट करते थे। वो यहाँ भी होगी। समझो बात को। तो ये चीज तो कॉमन है ना यार। जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका जो गुडविल में शेयर बनता है वो तो लेगा ना। क्लियर? ठीक है? तो रिटायरमेंट यहाँ भी, सॉरी, जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो यहाँ भी होगा, एग्जिस्टिंग का भी और न्यूली वैल्यूड का भी। अगर कोई ऑलरेडी बुक्स में गुडविल आ रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल, वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। न्यूली वैल्यूड गुडविल है तो उसकी एंट्री करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आर यू विद मी? ठीक है? उसी तरीके से और क्या करते थे? रीवैल्यूएशन। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को आज की डेट पे, जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन की डेट पे रिवैल्यू करोगे और चेक करोगे कोई रिवैल्यूएशन गेन लॉस है क्या। अगर है तो वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा। इसी तरह कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है जो अभी तक बांटे नहीं है आपने, उनको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यानी जो रिटायरमेंट में करते आ रहे थे डेथ में, वो तो होगा ही होगा। क्योंकि मैंने बताया ना, एक चीज तो सेम है। क्या? दोनों में जा रहे हैं। एक में अपनी मर्जी से जा रहा है, एक में मजबूरी में जा रहा है, लेकिन जा तो दोनों में रहा है ना। तो जब दोनों में ही जा रहा है तो दोनों में जो जाने पे कॉमन काम होते थे वो तो अभी भी करेंगे ना यार। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। ठीक है? सबसे पहला काम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है? इसके अंदर दो पार्ट्स होते थे, एक होता था एग्जिस्टिंग और एक होता था न्यूली वैल्यूड गुडविल। क्लियर है गाइस? ठीक है? इसके अलावा हमने दूसरा सीखा रीवैल्यूएशन। इसके अंदर दो केस होते थे, मैं वो बाइफरकेट करूं नहीं करूं? दोनों चीजें आ सकती हैं यहाँ पे भी। न्यू वैल्यूज टू बी टेकन और यहाँ ओल्ड वैल्यूज टू कंटिन्यू। ठीक है? देन उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। ठीक है? इसमें भी दो पार्ट्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वही हो गया कि ओल्ड वैल्यूज टू कंटिन्यू। ठीक है? क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ आ रहा है? ये सारी वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी करते आ रहे थे। ये अभी भी होंगी, डेथ के अंदर भी होंगी। और जरा इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। क्या करते थे इसमें? एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते थे बेटा? बताओ जरा। सर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं। हाँ, तो क्या करते ओल्ड थे कैसे? पार्टनर, ओल्ड ओल्ड पार्टनर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इसको ऐसे बोलो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया बेटा? ओल्ड रेशियो। ठीक है? यस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। न्यूली वैल्यूड गुडविल को किस में करते थे? गेनिंग गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस। हाँ, और रेशियो किस रेशियो अच्छा। में करते थे? गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। ये मैंने एक आपको चार्ट भी बनवाया था, आपको याद होगा, समराइज करके।
ताकि याद रहे कौन सी रेशो कहाँ यूज होगी, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जाती है, न्यूली वैल्यूड गुडविल गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में जाती है। न्यू वैल्यू जब आप लेते हो तो रिवैल्यूएशन का गेन लॉस होता है, वो किस में जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। और जब अगर सेम वैल्यूज कंटिन्यू करनी होती है तो जो डिफरेंस आता है उसको आप गुडविल की तरह ट्रीट करके अल्टीमेटली किस रेशो में डिवाइड कर देते हो, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। और इसके बाद सेम चीज यहाँ भी हो जाती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो और ये गेनिंग सेक्रीफाइस। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया है, जो आप रिटायरमेंट में करते आ रहे थे ये वही है। आर यू गाइज विद मी? और इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डेथ या रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो रही है या एंड ऑफ द ईयर हो रही है, ये चीजें तो आपको इन एनी केस करनी ही करनी है, वीजा कॉमन। क्लियर हो गया, ठीक है। आपको रिवैल्यूएशन करना ही करना है, आपको जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉसेस है उनका इफेक्ट देना ही देना है और गुडविल का इफेक्ट देना है। सो दिस इज सेम एज रिटायरमेंट। ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, इसमें कुछ नया नहीं है। दिस इज सेम एज रिटायर। तो अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में गुडविल लिखी आ जाए तो आपने क्या करना है, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसी तरह न्यूली वैल्यूड गुडविल दिया तो एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। समझ आ गया गाइस? यहाँ तक मुझे बताओ प्लीज, सबको क्लियर है क्या? जिन लोगों ने रिटायरमेंट के अभी पूरे वीडियो नहीं भी देखे, ये पॉइंट तो उन्हें भी क्लियर होना चाहिए। तो शगुन एंड अवनी कहाँ गई? अवनी चली गई क्या? हाँ अपनी, हाँ बिल्कुल क्लियर है बेटा। यस कहीं दिक्कत हो रही हो तो प्लीज पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मेरे से डिस्कस करना। यहाँ तक का तो आपको भी सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ वृंदा पूछो बेटा। सर, वो जो गेन सैक्रिफाइस निकलेगा वो तो न्यू माइनस ओल्ड ही निकलेगा ना, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। सेम जैसे रिटायरमेंट में करते थे, रिटायरमेंट में क्या करते थे, न्यू माइनस ओल्ड, यहाँ भी वही करोगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप लॉजिक देखो, अगर हम रटेंगे तो फंसते हैं। लॉजिक समझो भाई, सेम है ना रिटायरमेंट की तरह। ये अभी तक तो सारा पोर्शन सेम है जितना मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं जो पोर्शन अलग है या एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि अब वो ड्यूरिंग द ईयर काम करने के बाद खत्म हो। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है पोर्शन रेड से, जो मैंने डायगोनल लाइंस ड्रॉ करी है, इस पीरियड में उसने काम किया है। तो वो इस पीरियड में जो उसने काम किया है एज पर एग्रीमेंट, जो भी उस काम के लिए उसको मिलना चाहिए वो सारी चीजें वो मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल कितने महीने हो गए, 3 महीने आएगा है ना, 4 5, 3 महीने जो उसने काम किया, 3 महीने के लिए वो क्या कहेगा सबसे पहले, कोई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है तो वो दो, है कि नहीं है? समझ आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें रिटायरमेंट में क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया। अगर वो किया होता तो वहां भी सेम आता, फिर तो डेथ और रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर 100% सेम हो जाता, बिल्कुल डिट्टो सेम। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आएगा, इन 3 महीनों के लिए वो क्या मांगेगा भाई, सबसे पहले तो वो मांगेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है। वो नहीं मांगेगा क्योंकि वो तो गया उसके बिहाफ पे उसके लीगल हायर से, ठीक है। मैं ऐसे कई बार बोल रहा था ना, वो मांगेगा तो कोई बचेगा? सर वो भूत की तरह सपने में आएगा? नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं होगा। तो उसके लीगल हायर्स आएंगे, ठीक है। वो मांगेंगे कि भैया हमारा हिस्सा बनता है, हमें दो, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको पे करना है, उसने कोई ड्राइंग्स करी थी ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स, अगर ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स कुछ ड्राइंग्स करी है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, अगर कोई सैलरी थी एज पर एग्रीमेंट, ये सारी चीजें तब होंगी जैसे फंडा मैनेजमेंट में सीखी थी, एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में है तब तो होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। तो सैलरी देनी पड़ेगी, अगेन 3 महीने की। कोई कमीशन होगा तो कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। और 3 महीने जो काम किया उसके लिए वो क्या मांगेगा, शेयर इन प्रॉफिट। आ रही है बात समझ में? मैं इस शेयर इन प्रॉफिट को थोड़ा नीचे लिखता हूँ जानबूझ करके, देयर इज अ रीजन क्यों लिख रहा हूँ नीचे, थोड़ा क्लियरली समझ, शेयर इन प्रॉफिट। समझ आ रहा है गाइस? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? चल सकता हूं आगे? ये चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो कहां पे, फंडामेंटल में।
फंडामेंटल में तो ऑलरेडी सीखा हुआ है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे, सारा डिट्टो वही है। डेथ का चैप्टर खत्म, क्लास खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय। है सारा एक आधा पार्ट पोर्शन रिटायरमेंट की तरह हो गया, आधा फंडामेंटल की तरह हो गया, काम खत्म। थोड़ी बहुत चीजें समझनी है अभी कैसे करना है, बट हाँ कैलकुलेशन सारा फंडामेंटल्स की तरह है जैसे फंडामेंटल्स में आपने सीखा था। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है वो सीखे, उसके लिए समझेंगे, उसके लिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके चलता हूँ, ये नहीं समझा रहा मैं ऊपर वाला, ठीक है। जो ऊपर रिटायरमेंट वाला ये डिट्टो सेम, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, अभी भी आपने किया है, ठीक है। जहां दिक्कत आती है वो बता रहा हूँ, फंडामेंटल वाले जो ये आईओसी आईओडी सैलरी कमीशन ये वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये दिक्कत करते हैं थोड़ा सा, तो इनको समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं जरा इनमें क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताऊंगा, आप कैलकुलेट करके मुझे बताना तनीषा कि कितना इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल वही वाला है ऊपर, अभी हमने क्या लिया एग्जाम्पल, ये कि एक्स वाई जेड का रेशियो था 3:2:1। जेड मर गया बेचारा 30 जून को, 3 महीने उसने काम किया, अप्रैल मई जून, ठीक है। इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो जरा देखते हैं एग्जाम्पल में। जेड का कैपिटल में लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको दिया होगा एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे कितना है 1 लाख, और क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। क्लियर है बेटा। तो जरा मुझे बताओगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ बेटा। सर कैलकुलेशन होगी 1 लाख इंटू 12/100 वेरी गुड, इंटू 3/12। बहुत ही बढ़िया। कोई रॉकेट साइंस सुनना था भाई, सिंपल था। 12% पूरे साल का है, तो 3 महीने का निकालना है, हमें 3 महीने काम किया उसने, 3 महीने का हमने कैपिटल उसका यूज किया है, तो कितना आ जाएगा 3,000, 3000। ठीक है। ये 3 कहाँ से आया, ये 3 आया 3 मंथ्स इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर हो गया गाइस। अगर वो जून की जगह जुलाई में मरा होता, मान लेते हैं 1 जुलाई को, तो क्या फर्क होता, 30 जून की जगह 1 जुलाई को मरा होता तो। सर सेम ही होता। हमारे लिए सेम, प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है, एक एक दिन का फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन डेज के हिसाब से भी होती है। क्लियर हो गया। तो फिर आप नीचे 12 की जगह 365 ले लेते हो और ऊपर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज निकालते हो कि कितने नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट निकालते हो, तो एक एक दिन मायने रखता है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए 12th में फर्क नहीं पड़ता कि वो 31 जून 30 जून बोले या 1 जुलाई बोले, हमारे लिए सेम। हम ये मान के चलते हैं, पता क्या मानते हैं हम, एक तरह से अजम्पशन है ये अंडरलाइन, क्या अगर 30 जून लिखा है तो 30 जून की रात को मरा है, और अगर 1 जुलाई लिखा है तो 1 जुलाई की सुबह सुबह मर गया। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लो अंडरलाइन अजम्पशन है, हमारे लिए ये दोनों बातें सेम है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 जुलाई होता तो भी 3 महीने का, लेकिन अगर 31 जुलाई होता तो ये हो जाता है इंटू 4/12, ठीक है। चलें आगे। वेरी गुड। अब बेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जरा बताना इस केस में क्या होगा। समझ आया मैंने क्या किया है। ये सर पर एनम काट दिया है, ये तो आपने केस करवाया था। तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या मतलब होता है पर एनम काट दिया है, तो सोचो। मैं भूल गई क्या था। कोई बात नहीं, ट्राई करो। और कोई ट्राई करना चाहता है तो वो हैंड रेस कर सकता है। अवनी, क्या होगा भाई, ये तो अभी का थोड़ी ना है। हाँ, टेबल बनाएंगे। कौन सी टेबल बनाएंगे।
पता चल रहा है, चीजें याद नहीं है, क्लियर नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ रटो मत। रटते हो तो प्रॉब्लम आती है ये। अगर लॉजिकली समझोगे क्या होता है, पर एनम नहीं लिखा है तो इसका मतलब बताना यार, मतलब बताओगे तो अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। सर 12% पूरे साल का नहीं है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट 12% पे नहीं है। और मैंने एक लाइन और बोली थी कि अगर पर एनम नहीं लिखा है तो क्या रेलिवेंट नहीं है या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बोला था ऐसे कुछ। शगुन, यस सर। बताओ भाई। सर 1 लाख का 12% ही निकलेगा। तो फिर हैंड रेस क्यों नहीं किया? मुझे एक बात बता, ट्राई करने में क्या जाता है? ट्राई तो करो, गलत होगा ना, तेरे को क्या पता है बाकी सारे जिन्होंने हैंड रेस किया क्या वो ठीक है? ट्राई तो कर बेटा। हाँ शगुन, यस सर। क्यों निकलेगा ये भी बता दो। क्या मतलब है अगर पर एनम नहीं लिखा है तो सर टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। सब कुछ आता है तेरे को, तो फिर हैंड रेस क्यों नहीं करती है? जब पूछ रहा हूं तो क्यों आलस आ रहा है? बता। हंस रही है। नो सर। फिर तो फिर हैंड क्यों नहीं रेस किया? अरे रीजन तो बता, कुछ तो रीजन होगा। सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सर मेरे को सुनाई नहीं दिया कि हैंड रेस करना है। हैज टू बी सम रीजन ना। मन नहीं किया और सर कोई बता मुझे लगा देगा गलत होगा। तो क्या हो जाएगा? गलत होगा तो मैं यही बोलूंगा ना ये सही नहीं है, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? लर्न करो बेटा ये चीज शगुन। हम ये सोच के ना कि गलत ना हो जाए या गलत गलत ना हो जाए, भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, उस चक्कर में हम आधे काम करते नहीं। तो प्लीज अवॉइड दिस, करो। होगा तो होगा गलत, उसमें क्या हुआ, यही तो सीखना है बेटा। पर अटेम्प्ट तो करो, ट्राई तो करो। तू सोच, तू किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रही है और एंड मोमेंट तक तेरे को ये चल रहा है हार ना जाऊं, हार ना जाऊं, और तू भी भागी ना। यार मैं भागती तो शायद हार जाती। अगर तू भागेगी नहीं तो पक्का हारेगी, तो हाँ वैसे ही हार गई। अगर भागेगी तो देयर इज अ चांस कि ठीक हो सकता है ना। तो इसलिए अपने आप अपनी तरफ से जो ट्राई कर सकते हो वो तो करो। गिव अप क्यों करते हो पहले से पहले? अब नहीं भाई, ये क्यों नहीं पता तेरे को? इधर फोकस कर भाई। गलत बात है, अब नहीं, ये पता होना चाहिए। अगर पर एनम नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? पर एनम लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि ये पूरे साल का रेट है। अगर पर एनम नहीं लिखा इसका मतलब टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो रेट बोला है सीधा वो अप्लाई कर दो। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? अवनी, कहाँ देखने में लगी हुई है तू? यस सर। कहाँ देख रही है, क्या पढ़ने में लगी हुई है? मैं यही लिख रही हूँ सर। अच्छा, इधर फोकस कर अब, ठीक है। तनीषा क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, 1 लाख को सीधा सीधा 12% से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, कब मरा वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पैरानम लिखा तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आप गलती कर जाओगे और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोगों ने अभी टेस्ट दिया था, आपके पास आंसर शीट मिली है, मैंने अभी डिस्कस नहीं करी है जानबूझ करके। ठीक है, बाद में करूंगा। बाकी लोगों ने कुछ देना है अभी पेपर, तो पहले एक बार सब लोग दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आप अगर देखोगे ऐसी छोटी छोटी गलतियां आई हुई है उनमें, पेपर मुश्किल नहीं था, ट्रिकी था। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन को तो फिर ये गलतियां होंगी। तो इसलिए ध्यान दो, परिणाम लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इस केस में, 12,000। यानी कि हमें सीधा वही रेट दे रखा है जो हमें अप्लाई करना है। उसने पहले ही रेट में एडजस्टमेंट कर दी है, एक तरह से ये भी समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालना आ गया, कोई कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं था, सिंपल चीज है, बट मैं इसलिए अलग से करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। अगला सेम चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकती है। कब आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिचुएशन? जब पार्टनर ने जो मर गया है, जिस पीरियड तक वो जिंदा था यानी 3 महीने, उस पीरियड के अंदर उसने ड्राइंग्स करी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ड्राइंग्स डन बाय, कौन मरा है वैसे? ये जेड मरा था आई गेस। ठीक है,
ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 टिल डेट ऑफ डेथ, यानी कि 30 जून 2019। लेट अस अज्यूम कितनी ड्राइंग्स करी है उसने? 20,000। क्लियर हो गया? ठीक है। और क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? एट द रेट 12% पर एनम। बताओगे तनिषा कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? बाकी लोग भी करो, मैं पूछूंगा अभी। Yes, sir. 20,000 into 12/100 into 3/12. क्या ये ठीक है? हाँ जी, बाकी लोग, जितने लोग तनिषा के फेवर में है वो थम्स अप करें, जो उसके अगेंस्ट है वो हैंड रेस करें। दो ही ऑप्शन है भाई, तीसरा नहीं है, तो एक चूज करना पड़ेगा, थम्स अप या हैंड रेस। दोनों केसेस में मैं पूछूंगा तो सही मैं आपसे भी, तो ये मत सोचना थम्स अप करोगे तो बच जाओगे। शगुन, किसी एक तरफ तो हो जा भाई। Yes, sir. क्या ये ठीक है या गलत है? Sir, गलत है। तो हैंड रेस कर, फिर हैंड क्यों नहीं रेस किया? क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? Sir, 3/12 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? Sir, सर मुझे आ 20,000 गया का समझ। 12%। एक मिनट रुक तनिषा, है शगुन? Sir, 20,000 का 12%। आप कह रहे हो 20,000 का 12% होना चाहिए, 3/12 नहीं होना चाहिए, पर क्यों, ऐसा क्यों? Sir, 6/12 होना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा है इसलिए 6/12 होना चाहिए। तो व्हाट शगुन इज सेइंग कि यहाँ 3 की जगह 6 आना चाहिए। हाँ भाई तनिषा, क्या बता रहे थे? बताओ आप, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सर इधर कुछ भी नहीं आएगा, केवल 20,000 into 12/100 होगा, क्यों? क्योंकि इधर टिल द डेथ तक का ही गिवन है, तो इतने टाइम का ही ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स तो इतने टाइम के बेटा, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखा है, 12%, रेट तो पूरे साल का है ना, हाँ तो हमारे लिए टाइम तो इम्पोर्टेंट है, तो हमें तो टाइम के हाँ हिसाब से करना पड़ेगा कि तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ तो आएगा, ऐसा तो ये नहीं है कि नहीं आएगा। समझो बात को, देखो एक एक करके चलते हैं। 20,000 इंटू 12/100, यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर है। अब सवाल है कि इंटू कुछ मंथ्स, जो भी है मंथ अपॉन 12, ये होगा या नहीं होगा। तो जब भी आपको पर एनम करके दिया हुआ है तो टाइम इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए रेलिवेंट है कि हमने ड्राइंग कब करी है, और उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो सिर्फ उतने ही महीने का इंटरेस्ट निकलेगा ना जिस हिसाब से आपने ड्राइंग्स करी है। तो अगर पर एनम लिखा है तो आगे कुछ तो आएगा। समझ आ रहा है सबको? ऊपर वाले में देखो पर एनम नहीं था, तब हटाया था ना हमने आगे, जो टाइम पीरियड वाला फैक्टर था। ठीक है, अब ध्यान से समझो, गलत क्या कर रहे हो आप लोग। शगुन ने थोड़ी सी कोशिश करी थी समझने की, और उस वाले पॉइंट को मैं इलेबोरेट करता हूँ, हालांकि वो भी पूरी तरह ठीक नहीं है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपने ड्राइंग्स कब करी है तनिषा? नो सर। फिर तो जब ड्राइंग्स नहीं दे रखी होती तो आप क्या करते थे? ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का लेते थे। याद आ रहा है कुछ? याद करो, यस। पुराना फंडामेंटल्स में क्या होता था, जब पर एनम दे रखा है तो क्या होता है, तीन केस होते थे। पर एनम दिया है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन, जब पर एनम दिया डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन तो ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ्स का लेते थे। याद आ रहा है? जब होता था यस ड्यूरिंग द सर। ईयर हमने ड्राइंग करी है पर पता नहीं कब करी है, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते। लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ पे, यहाँ और उसमें फर्क है। वहां आपने पूरे साल काम किया होता था तो पूरे साल का ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स ले रहे थे, यानी 12 महीने का आधा ले रहे थे। यहाँ क्या आपने पूरे साल काम किया है? कितना टाइम काम किया है? 3 months। तो आप 3 महीने का आधा लो, यानी आप 1.5 महीने का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट लगाते चलो। समझ आ रही है मेरी बात? इस बात को समझो यस। ध्यान से, और रटना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, रटोगे तो फंसोगे। हमने क्या सीखा था आज तक फंडामेंटल में? अगर पैरानम लिखा है तो टाइम इज इंपॉर्टेंट, तो हमें देखना पड़ेगा कि ड्राइंग कब करी है। जब ड्राइंग करिए तब से लेकर के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब क्योंकि हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन, तो आप ऑन एन एवरेज ले लेते थे।
अब ऑन एन एवरेज पहले क्योंकि पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे होते थे तो इसलिए 6 मंथ्स का निकालते थे, लेकिन यहाँ तो आप कब तक का निकाल रहे हो, 30 जून तक का, यानी सिर्फ 3 महीने, तो ऑन एन एवरेज कितना लोगे, उसका आधा यानी 1.5। समझ आ रहा है गाइस, क्लियर है सबको? ये चीजें हैं जो गलती होंगी तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कैसे निकाला मैं समझा रहा हूँ। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू जितने महीने आपने काम किया अपॉन में 2, ठीक है? ये क्या था, मंथ्स टिल डेथ अपॉन में। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 300। शगुन बताओ बेटा, कुछ कह रहे हो? No, sir. हाँ जी, तनीषा अब बताओ क्या होगा। Yes, sir. Simple. 20,000 into 12 by 100. यानी आ जाएगा 2400। समझ आ गया गाइस? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है? अच्छा, इसकी जगह एक और भी चीज लिखी आ सकती थी, सिर्फ ऐसे भी लिखा हो सकता है IOD एट द रेट 12%, या इसकी जगह ऐसे लिखा आ सकता है IOD एट द रेट 12% पर एनम है। ये तो ऊपर वाला हो गया, ये तो ऊपर वाला हो गया, लेकिन इसके आगे और लिख रहा हूँ क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आगे ये लिख दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, इसका मतलब हो गया कि हालांकि ये रेट तो 12% पूरे साल का है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि उसकी डेथ कब हुई है और हम पूरे साल का ही इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं, एक तरह से इसका ये मतलब। तो अगर ऐसे भी लिखा है तो भी आप पूरे साल का ही निकालोगे, 12 महीने का, ठीक है? तो आप इंटू 12/100 करोगे, उसके आगे मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना इसमें से लैंग्वेज कौन सी लिखनी है। दो चीजें हो गई भाई, चलो तीसरे पे आते हैं, जल्दी से करते हैं तीसरा। तीसरा तो आसान है आई गेस, अब तो आगे की चीजें थोड़ी आपके लिए आसान होंगी। तीसरा क्या है, सैलरी, ठीक है? सैलरी में क्या हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा आ सकता है Z is to be paid, क्या लिखा आ सकता है, पहला सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ऐसे कि इसमें सैलरी कितनी बनेगी बेटा, Sir, 10,000 into 12. Z 1 की lakh 12. सैलरी 12,000, 10,000 इंटू 12 क्यों होगा भाई, पूरे 12 महीने काम किया क्या उसने? नहीं, 3. फिर सावधानी हटी, Yes. समझ में आ रहा है? जल्द Yes, समझ में, sir. मैंने कहा आसान है तो ये तो आसान है, तो लो सर। सैलरी ऑफ ₹10,000 पर क्वार्टर, ठीक है? यहाँ पूरा लिख देता हूँ, ये पर मंथ था, ये पर क्वार्टर। अब बताओ क्या होगा, Sir, ये 10,000. 10,000 ही रहेगी। पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर में कितने महीने, 3 months. 3 मंथ्स। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, ये पूरे 3 महीने की सैलरी थी तो डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तो 1 महीने की आ गई, ठीक है? और कितने महीने काम किया उसने, 3 महीने काम किया। ये मैं इसलिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि हो सकता है अगर मान लो 31 जुलाई तक किया होता तो क्या करते, तो इस ऐसे केस में पहले पर मंथ निकालते, कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 3, फिर मल्टीप्लाई करते जितने महीने काम किया उससे, यानी फिर होता है इंटू 4/3। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 10,000। इसके अलावा और क्या वेरिएशन आ सकता है, सैलरी ऑफ ₹10,000 पर हाफ ईयर, बताओ बेटा क्या होगा। अब तो मैंने तरीका सिखा दिया आपको, आसान क्या होता है, जैसे अभी ऊपर सिखाया वैसे ही करो। पर हाफ ईयर का मतलब क्या है, It divide by half year, 6 months. हाँ Divide तो, by 6. हाँ तो ये 1 महीने की हो गई, हमें कितने महीने की चाहिए, 3. तो इंटू 3 हो जाएगा। आया समझ Yes. में, क्लियर है?
सैलरी ऑफ ₹10,000 पर एनम। तो ऐसे केस में जेड की सैलरी क्या होगी बोलो? 10,000 into 10,000 क्या होगा बताओ बेटा? पर एनम का मतलब क्या है? अनम्यूट करो तनीषा। आई थिंक हैंग हो गया उसका। कौन बताएगा भाई? शगुन? क्या अब नहीं बताएगी? चलो अब नहीं कह रही, मैं बताऊंगी। अब नहीं बताओ। Sir, 10,000 into 12, 3/12. इंटू 3/12। ये 12 महीने का है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 महीने का हमें निकालना है तो इंटू 3 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2,500। सबको समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपल है, पर यही गलतियां होंगी कैलकुलेशन में, हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यही गड़बड़ करके आएंगे। ठीक है? और आप नोटिस कर रहे हो मैं किसका निकाल रहा हूँ? सिर्फ जेड का, जो मर गया है, सिर्फ उसी की कैलकुलेशन हो रही है, बाकी सबकी नहीं हो रही है। बाकी सबकी कैलकुलेशन तो ईयर के एंड में होगी कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। अभी तो जेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उतना कितना, उसका कितना बनता है। ठीक है? चलो भाई अगली चीज देखते हैं। अगला क्या आएगा? प्रॉफिट। 3 महीने उसने काम किया है, ठीक है? 3 महीने उसने काम किया है तो 3 महीने का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा उसको। मैं यहाँ दोबारा से एक बार आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या सिचुएशन थी। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020, ठीक है? हाँ जी। और वो कब मर गया? 30 जून 2019 को। तो हम इस पीरियड के प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है? क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। अब प्रॉफिट यहाँ दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। पहला जिसको हम बोलते हैं टाइम बेसिस। क्या होता है टाइम बेसिस, जरा समझते हैं। हमें निकालना है शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, इसको बोलते हैं डिजीज्ड, जो मर गया उसके लिए क्या बोलते हैं? डिजीज्ड इन प्रॉफिट्स। के प्रॉफिट्स में उसका शेयर क्या है? कोई आइडिया? कोई जिसने अभी तक डेथ का चैप्टर नहीं पढ़ा है स्कूल में, कोई ट्राई मारना चाहता है? कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स सी। हमें निकालना है 3 महीने का जेड का प्रॉफिट में शेयर क्या है। हाँ परीक्षा? अरे कोई नहीं, ट्राई कर जो आ रहा था दिमाग में। बताओ भाई, बाकी लोग सोचो। नहीं वो गलत है जो सोच रही हूँ। क्या सोच रही थी? कोई बात नहीं, बता, मैं बोलता हूँ गलत है। मैंने सोचा था कि मतलब तब तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बन जाता, बट वो होगा नहीं क्योंकि मतलब हाँ तो बाकी पार्टनर से दिमाग में थोड़ी ना कर रहे ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन तो ठीक आया था, मैं तो यही वेट कर रहा हूँ कोई बोले तो सही है। गलत तो मैं बोलूंगा ना। सो गलत नहीं है फ्रेंकली, लेकिन समझते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो परीक्षा क्या कह रही है भाई? 30 जून को वो मर गया, हमें 30 जून तक का प्रॉफिट में शेयर निकालना है। उसके लिए पहले पूरा फर्म का प्रॉफिट तो पता होना चाहिए कि 30 जून तक का फर्म का प्रॉफिट क्या है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं? बुक्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सारी बुक्स क्लोज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉफिट आया और उसके हिसाब से उसको शेयर दे देते हैं। बट ये इतना आसान नहीं होता ना, आपने तो 11वीं में किया है, बुक्स को क्लोज करना इज नॉट सो इजी। बहुत सारी चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है ना? तो कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। समझ आ रहा है मेरी बात? कि हम इन बिटवीन ऑफ द ईयर बुक्स क्लोज करें। और सोचो यार कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, सब इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, सबको क्लोज करना इन बिटवीन ऑफ द ईयर इज नॉट इजी। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये वाला ऑप्शन लिया नहीं जाता क्योंकि इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। हाँ वृंदा? सर ऐसा नहीं कर सकते लाइक जैसे लास्ट में पूरी ईयर एंडिंग में हमने बुक क्लोज करी, फिर उसके बाद उसको 3 महीने का बांट तो दिया यानी लास्ट दूसरा में। तरीका क्या है? एक तरीका तो ये था कि आप 30 जून को बुक्स क्लोज कर रहे हो और उसके हिसाब से निकाल रहे हो।
दूसरा वृंदा कह रही है हमें तकलीफ किस चीज में है। अच्छा लग रहा है मुझे समझने में वैसे कि आपको तकलीफ समझ में आ गई। तकलीफ किस चीज में? साल के बीच में बुक्स को क्लोज करने की। तो भाई तकलीफ का जवाब है साल के एंड में बुक्स को क्लोज कर लो। वेट करो 31 मार्च 2020 आने की। 31 मार्च 2020 आएगा, बुक्स क्लोज करो, जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेना कितना है, आपके पास आ जाएगा 30 जून तक का प्रॉफिट क्या है। समझ आ रहा है मेरी बात? दिस इज व्हाट वृंदा इज प्रपोजिंग। अब इसमें दूसरी तरफ प्रॉब्लम है, अगर हम वेट करते हैं 31 मार्च तक का, तो जो उसका भूत है वो आके हमें सताएगा। भूत तो नहीं आएगा, मतलब वही आएंगे, क्या आते हैं, कौन थे वो, लीगल हायर। वो कहेंगे भैया हम थोड़ी ना वेट करते रहेंगे, तुम्हारी बुक्स क्लोज होंगी उसका, हमें तो अभी पैसे चाहिए, पता नहीं बाद में तुम और 9 महीने वेट करा रहे हो हमसे। समझ में आ रहा है वृंदा प्रॉब्लम कहाँ है? तो जो आपका सोल्यूशन है बुरा नहीं है, लेकिन उसमें दूसरी तरफ प्रॉब्लम है, क्या वहां फंस गए। और कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सोचो। गुडविल में क्या किया था हमने? फ्यूचर के प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या किया था? हाँ प्रत्युष, सर एवरेज प्रॉफिट निकालना। हमने पास्ट ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट ले लिया था भाई, हमें फ्यूचर का प्रॉफिट तो पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं हुआ है। तो हम क्या कर रहे थे ऐसे केस में, हमने उसके लिए पुराने सालों के प्रॉफिट्स को बेस लिया और उसका एवरेज निकाल लिया। तो सेम चीज यहाँ भी हो सकती है भाई, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट तो तब पता चलेगा जब साल एंड होगा। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम पुराने सालों का प्रॉफिट देखें और उसको बेस ले लें, अज्यूमिंग कि इस साल का भी प्रॉफिट वही हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या किया जाता है, आप पुराने सालों का प्रॉफिट का एवरेज ले लेते हो, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर एग्रीमेंट, के एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अच्छा बाय द वे एक बात और बता देता हूँ, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वाला कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब पहले से पहले लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में, कि कल को अगर कोई भी पार्टनर मर गया तो ऐसे केस में आप किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, टाइम बेसिस पे करोगे या कोई और दूसरा मेथड मैं अभी बता रहा हूँ उससे करोगे, एवरेज प्रॉफिट भी लोगे तो कितने सालों का एवरेज लोगे। समझ आ रही है? ये सारी बातें लिखी होती है, पहले ही लिख दी जाती है ताकि कल को किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ आ रहा है? गुडविल भी किस किस मेथड से वैल्यू करोगे, गुडविल के भी सारे मेथड सीखे ना, कौन से मेथड लगेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा तो कितना होगा, एवरेज पीरियड होगा तो कितना, सब लिख दिया जाता है ताकि झगड़ा ही ना हो। झगड़ा तभी होता है जब चीजें लिखी नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट को हम बेस लेंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? अब ये प्रॉफिट कितने पीरियड का है, ये पूरे साल का है। अगर मैं मान लो पिछले 3-4 सालों का एवरेज ले लिया, मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है किसका है, ये पूरे साल का है, पूरे साल। क्या पूरे साल काम किया है जेड ने? कितने पीरियड के लिए काम किया है वृंदा? 3 महीनों के लिए। तो यानी हम यहाँ 3 महीनों का प्रॉफिट निकालना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, इंटू 3/12। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट था 120, तो हमें क्या करना चाहिए, इंटू 3/12। यानी ये क्या हो गया, मंथ्स टिल डेथ, जब मरा है तब तक के कितने महीने, अपॉन में 12। आर यू विद मी? अगर ये कर दिया तो ये क्या आया वृंदा? फ्यूचर प्रॉफिट, गुडविल। नहीं, गुडविल कहाँ से आ गई? गुडविल का तो मैंने एग्जांपल दिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जैसे गुडविल में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ऐसे यहाँ भी हम एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके चल सकते हैं। गुडविल थोड़ी ना निकाल रहे हैं, निकाल तो हम क्या ले रहे हैं, शेयर इनपुट।